बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट एडवोकेट। एक प्रोग्राम आप सुना करते थे, देखा करते थे, शायद अब भी चल रहा हो। अमिताभ बच्चन कहा करता था कौन बनेगा करोड़पति, और आज यही आवाज आपको सुनाई दे रही है हर टीवी चैनल पर, कौन बनेगा चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस आला तरीन जज, उसे चुनने के लिए कौन जा रहा है? 9 लोग। ये वो 9 लोग हैं। कोई किस गलीज गली और मोहल्ले में पैदा हुआ, कोई किस घटिया खानदान में पैदा हुआ, वो उसका अपना जाती किरदार कितना असफल, घटिया और नीच है, उन सबको मैं जानता हूं। वो आपको भी इशारतन अजमाली तौर पे मैं बताऊंगा। अभी वो 9 लोग मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे 3 लोगों में जो सीनियर तरीन होंगे। यानी ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कोई CSS बच्चे ने किया है और अब वो पेश हुआ है इंटरव्यू कमेटी के सामने, और अब इंटरव्यू करने वाले उसे कामयाब करार देंगे। और इंटरव्यू किसका हो रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और इंटरव्यू कर कौन रहे हैं? ख्वाजा आसिफ। या अल्लाह तेरी पनाह। इसे एक बात पूछे कि इसकी रगों में किस शख्स का खून दौड़ रहा है? वो शख्स जिसने सारी जिंदगी मुखबरी की, हुक्मरानों की, मुस्लिम लीग में रहते हुए। ये वो शख्स है ख्वाजा आसिफ जिसके बाप का सियालकोट के लोगों ने मुंह काला किया और गधे पे बिठा के सारा शहर फिराया। अगर मैं गलत कहूं तो इसके बाद जब भी मेरा व्लॉग आए उसे बिल्कुल ना सुनिएगा। खुद यही वो शख्स है जो बैंक में क्लर्क भर्ती हुआ। मेरे भाई पैसे बाहर से भेजा करते थे और खुद जाके मैं इससे लिया और ये काउंट करके दिया करता था। फिर जब BCCI में गया, जब उसका बेड़ा डूबा तो बाप ने कह के इसे सेनेटर बनवा दिया, और एक टूटा हुआ स्कूटर इसके पास होता। हर 3.5 किलोमीटर पे जाके वो रुक जाया करता था और ये किक्के मार मार के इसके पसीने से सी जान निकल रही होती। अरबपति है अब, और अपनी हैसियत ये है कि सियालकोट के लोगों का रद्द किया हुआ ये शख्स है। फॉर्म 47 के जरिए इस मुकाम पे पहुंचा हुआ शख्स है। हारा हुआ थू थू करती है पूरे सियालकोट की आवाम इस पे। इसके बिलमुकाबल सुबहान का गधा खड़ा कर दे, लोग गधे को वोट नहीं हार भी डाले और गधे को कांधों पे भी उठाए इसके बिलमुकाबल। ये औकात है इस शख्स की सियालकोट के अवाम के अंदर। मफरूकुल हाल घराने से ताल्लुक रखने वाला ये आज का खरबपति, करप्ट आदमी, बदअखलाक आदमी, गैर शाइस्ता आदमी, ये चुनने जा रहा है इस पूरे मुल्क के सबसे बड़े आदल को, जज को, चीफ जस्टिस को। आसमान से आग बरसनी चाहिए, पत्थर बरसने चाहिए। और दूसरा, आजम नजीर तारड़ चुनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। आज मैं बताता हूं आजम नजीर तारड़ है कौन। ये मेरा एक क्लास फेलो है अखलाक तारड़। वो थोड़ी सी मेहनत करके कोई बंदर सा फिरा करता था, वहां लॉ कॉलेज में हॉस्टल में रहता था, 4था कमरा था उसका। वो CSS कर गया, करते 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 वो वफाकी सेक्रेटरी होकर रिटायर्ड होकर घर। ये है सिर्फ एक शख्स जो इस घर में उठा, और दूसरा ये जिसने वकालत कर, और इसने जो वकालत शुरू की वो आपने सुना है कि लोग कहते हैं जी ऐसा वकील नहीं करना, ऐसा जज करना है। ये वो वकील है जिसके जरिए लोग जजेस को करते रहे हैं। ये वो शख्स है जो 6 दिन के लिए गायब हो गया तो जज के लिए सूट और शूज पकड़ के ले आता, जिन्हें मैं दवाइयों लेके आया जी। जजेस के साथ मिलकर इसने सारी अपनी वकालत की। और लोगों को तो रिलीफ चाहिए होता है। लोगों को पता है कि अगर फांसी लगने वाले किसी अपने अजीज को बचाना है तो आजम नजीर तारड़ के जरिए बचाओ। एक मुखबर अदालतों का वो हमें सिखा रहा है यहां बैठ के कि आइन क्या होता है, जमहूरियत क्या होती है, और वो चुनेगा मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस को। आगे आइए, राजा परवेज अशरफ, राजा रेंटल, वो चुनेगा। वो नवीद कमर चुनेगा। उसकी स्टोरीज करप्शन की वो जाए जाके सिंध से जरा पूछ लें। थू थू करते हैं लोग उस पे, उसके करैक्टर पे। अहसन इकबाल उस कमेटी का मेंबर है जो हमारे लिए चीफ जस्टिस को चुनेगा। ये कमेटी का रुकन है। ये जानते हैं कौन है? इसकी मां को आपने नहीं देखा, हमने नजरों से देखा हुआ है। जनरल जियाउल हक ने जब मजलिस शूरा गैर मुंतखब अवाम को कोड़े मार रहा था, सरेआम फांसियां दे रहा था, पीपल्स पार्टी का नातका बंद किया हुआ था, तो इसकी मां मजलिस शूरा की मेंबर थी, जनरल जियाउल हक की। और बड़ा बन सज के वो निसार फातिमा फिरा करती थी, आसपास जनरल जियाउल हक के तवाफ किया करती थी, हर वक्त बहालते रुकू में रहा करती है, अगर बहालते सजदा में नहीं होती थी। वही गंदा खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। वो चुनेगा मेरे लिए और आपके लिए चीफ जस्टिस। सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा मनसबदार ये चुनेगा।
और 2 औरतें, ये शाइस्ता परवेज किसी बेरी से बेर उतार के उसे पूछे कि इसका सीधा और उल्टा तरफ क्या है, वो आपको ये नहीं बता सकती। वो चुनेगी चीफ जस्टिस को। और एक और खतून, पता नहीं राना, जिसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान किस हिस्से में वाक़या, और वो चुनेगी आपकी और मेरे लिए चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। रही बात कामरान मुर्तजा की, तो उसमें मैं कोई बात ही नहीं करता, मैं बात ही नहीं करता। ये फजल रहमान का अब तो नाम लेता हूं तो ऐसे लगता है कि बदबू फैल गई मेरे कमरे में। इस कदर गंदा, गलीज, घिनौना, घटिया शख्स है वो। मैं कहता चला रहा हूं, अब याद आपको होगा, मैं कहता चला रहा हूं, मत समझिए ये दीनदार है, इसकी दाढ़ी पे नहीं जाना, इसके परने पे नहीं जाना जो शाने पे लटकाया होता है, ना इसकी किसी तलावत करता आयत पे, इसका कोई ताल्लुक नहीं। सरतपा गर्ज का बंदा है और गर्ज के दलदल में डूबा हुआ गलीज आदमी है। गलाजत दिखा गया वो। आप सोच रहे होंगे कि ये बाबा, ये तो सर फोड़ने का मुकाम है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मेरे बस में हो तो मैं 1 मिनट भी इस मुल्क में ना रहूं। अपने आबाओ अजदाद की कब्रों से मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी लेकर और अपनी आल औलाद को लेकर इस मुल्क से हमेशा के लिए निकल जाऊं। लेकिन ख्याल आता है ये, लेकिन है बुज़दिली, रहूंगा यहीं, डटूंगा, जो मुझसे बन पाया वो करूंगा। मेरा मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं। ये टूट रहा है, ये बिखर रहा है, ये कोई नजर नहीं आएगा इस वक्त जिन्हें आप देख रहे हैं, बड़े कर्रो फार और बड़ी जाओ हशमत के साथ जो रोब और दबदबे की अलामत बने हुए हैं, ये नजर नहीं आएंगे। पेशाब की झाग की तरह ये बैठ जाएंगे तारीख औराक में। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना नंगापन, इतनी बहनगी कभी सोचा भी नहीं था। ये इसलिए है कि मैंने इस मुल्क को अपनी जवानी के 11 साल दिए हुए हैं। जेलों में, किलों में, फांसी कोठरियों में मैंने वो जुल्म सहे हैं इस वतन की खातिर कि लफ्ज के रह जाता, और जिसका एक जमाना गवाह है। ये तो आवाज कुछ भी नहीं, ये तो चीख कुछ भी नहीं, ये तो वावेला कुछ भी नहीं। अब तो मेरा कुछ और ही दिल कर रहा है। एक दफा फिर मेरा दिल कर रहा है। एक दफा पहले सोचा था कि वाज के जरिए, अर्जो न्याज के जरिए, तकरीर के जरिए, सो कॉल्ड ये जमहूरियत के जरिए पीछा नहीं छूटेगा। तो उस वक्त मैंने अपने शाने पे मिसाइल उठा लिया था और जियाउल हक के खिलाफ लड़ा था। अब इस उम्र में एक दफा फिर मेरा जी चाह रहा है कि मैं भी कहीं पहाड़ों पे चढ़ जाऊं। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए ऐसी तजलील। क्या कब्रिस्तान समझ रखा है इस मुल्क को? क्या करवा रहे हैं इस मुल्क के साथ? बहुत अच्छा किया है पीटीआई ने फैसला कि हम नहीं बनेंगे इसका हिस्सा, और खुदा करे कि जस्टिस मुनीब भी इनकार कर दे। ये हो भी सकता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि 90%, अब मैं 90% नहीं कहूंगा, कल का 90% आज का खत्म हो चुका है। अब 99% अवाम क्या सोच रही है उसका एहसास है इन जजेस को भी, और मेरा ख्याल है कि उस एहसास के तहत ये दोनों इनकार कर देंगे, या इन्हें इनकार कर देना चाहिए। फिर कहां जाओगे? हर तदबीर उल्टी पड़ेगी सिर्फ एक बंदे को दीवार से लगाने के लिए, कि जिसने हर चोर उचक्के के चेहरे से नकाब उतारा है, जिसने हर शख्स की असल शक्ल दिखाई है, जिसने अदारों की, कौम और मुल्क के साथ ज्यादतियों का वो खोला है, असल चेहरे दिखाए हैं, शौर दिया है उनकी असलियत का। ये जरदारी, ये मुल्क और कौम के लिए एक बीमारी, और ये नवाज शरीफ जिंदा लाश, जाहले मुतलक, करप्ट तरीन चोर उचक्के लुटेरे टीटियां लगा के इस मुल्क का अरबों रुपया बाहर, और इसका जवाब ही नहीं कि ये मेरे फ्लैट्स कहां से आए, एवन फील्ड कहां से आया, वो पनामा की कंपनीज 8, 10, 12 वो कहां से आई। और बाबा, आप सारी कौम मिलकर एक सवाल करें कि 1980 तक इन्होंने अपने असासे क्या जाहिर किए हुए थे, और इनके पास था क्या, और ये कितना इनकम टैक्स अदा किया करते थे, क्या प्रॉपर्टी थी इनके, क्या प्रॉपर्टी टैक्स दिया करते थे? कुछ भी नहीं थे। वो शादी देखो 74 में नवाज शरीफ की, गरीब किस्म की औरतें बैठी हुई हैं, गरीब किस्म के बेचारे ग्वाल मंडी के लोग बैठे हुए हैं, किराए का पंखा चल रहा है, और सेहरा गले में पहना हुआ ये जो इचरा मार्केट से मिलता है, उस वक्त मिलता होगा 5 रुपए का, अब मिलता होगा 150, 200 रुपए का, 300 का। तो ये है इनकी शादी। जाइए निकालिए इसकी शादी की तस्वीर, निकालिए, आपको औकात का पता चल जाएगा। और कौम को लूट कर खा गए और हमारे सरों पे लाकर मुसल्लत कर दिया। जो जर्नल रिटायर होता है वो जाके वहां बैठ जाता है अरबों रुपए के लेकर, और बाबा वो शरीफ फौजी के तो अखराजात पूरे नहीं होते। बाबा, हमने देखा है शरीफ फौजियों को, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल्स को भी देखा है, बस वो घर है जो मिल गया उन्हें, और या वो पेंशन है जिसमें गुजारा कर रहे, कोई ऐश नहीं, कोई इशरत नहीं, कोई निशात नहीं, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्या हो गया? मैंने किसी से पूछा जिसने पिछले जनरल्स के साथ भी काम किया है और आज के जनरल्स को, उसने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। फरिश्ते नहीं थे लेकिन इतने खबीस भी नहीं थे जितने आज। तो ये मुल्क हाथ से जा रहा है बाबा। अभी आजम नजीर तारड़ कह रहा था कि जी अगर पीटीआई के लोग नहीं आए, मैं सुन्नियत खात के नहीं कहता हूँ, पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई को लोगों ने वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया है,
ये बच्चे को पता है, पागल को पता है, सफीह को पता है, फातरुल अक्ल को पता है, अंधे को पता है, बहरे गूंगे को इल्म है इसका। इन्हें समझ नहीं आती कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया, ये पीटीआई के लोग हैं सब, और ये कहते हैं जी अगर वो नहीं आए सुन्नियत हाथ वाले तो खैर है, काम तो नहीं रुकेगा, काम तो हम चलाएंगे। 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिए, उतने जो हम 9 हैं, और हम कोशिश करेंगे 9 के 9 वो 9 के 9 गलीज लोग, कौम के मुजरम लोग मुस्तकबिल में बहुत गंदे लतीफे बनेंगे इनके लिए, बल्कि बनने शुरू हो गए। इनकी नस्लों में लोग थू थू करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जुल्म कभी नहीं हुआ। 1956 का आइन टूटा, लेकिन ये उससे बड़ी ज्यादती है मुल्क और कौम के साथ। जनरल जियाउल हक ने इस मुल्क पर कब्जा किया, आइन को मुअत्तल किया, वो इससे कम तर जलालत, जितनी बड़ी जलालत ये दिखाई है उन्होंने। ऐसे ही है जैसे शेर के दांत और नाखून आप निकाल के उसे सर्कस का वो बना दे। आप ये चाहते हैं जजेस को? ये पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी। पार्लियामेंट होता कौन है? चोर, उचक्के, लुटेरे, रस्सागीर, मुजरम जमीर, बदबातन, सारा गंद इकट्ठा होकर वहां पहुंच जाता है, और वो चीफ जस्टिस को चुनेंगे, वो जजेस को चुनेंगे। कौम को उठना होगा, कौम को उठना होगा, नहीं तो बस अल्लाह मालिक है इस मुल्क का भी और इस कौम का भी। फिर तो जो ये जी चाहे ये कर जाए इस मुल्क में, छोड़ना होगा सब कुछ, निकलना होगा इनके खिलाफ। और बिलखुसूस वुकला बरादरी को तो अपने काले कोट के अलम बना लेनी चाहिए। वो एक बेसूद जिद्दोजहद की थी इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाने वाली, ये है असल जिद्दोजहद जो वकील पर फर्ज बनती है। बाकी आजम नजीर तारड़ ऐसे वकील रहते ही हैं, वो बुराई साथ साथ चलती है, भले वो किसी वक्त बिल्कुल छोटी सी रह जाए, ये छोटी सी बुराई है, रह जाएंगे। सब वकला उसी तरह सोच रहे हैं जिस तरह मैं सोच रहा हूं। क्या हो जाएगा? ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जरा सोचिए कि सारी जिंदगी मुसीबतों में गुजार कर, जुल्म सहकर, घर बर्बाद करके, अपने खानदान का कारोबार बर्बाद करके, अभी कुछ जिंदगी में सुकून मिला है, तो फिर सुकून को मैं गारत करने के लिए तैयार हूं। वो इसलिए कि मुझे मेरा सुकून नहीं चाहिए, मैं इंसान हूं, मैं जानवर नहीं हूं। मैं फिर कहूंगा कि इमरान खान, हमें फख्र है उस माँ पर जिसने तुझे जन्म दिया। इस कौम का सलाम है उस माँ को जिसके बतन से तू पैदा हुआ। पूरी कौम तेरे साथ है, और इस मुल्क और इस कौम की हालत तेरे हाथों बदलनी है। इमरान खान, कायम रहना, पूरी कौम तेरे साथ है। ये कहते हैं जी पीटीआई इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। ये बैठे हुए हैं, ओ तौबा इस्तग़फ़ार, जाखलाने मुतलिक। कौन सा ब्लॉक? यहाँ तो इमरान खान है, जो इमरान खान से कटा वो गया। हर माल बिकेगा दुआ ने, जिसका जी चाहता है उस टोकरी में जाके बैठ जाए। हमने देखा है इसी तरह पूरी फौज लगी हुई थी। आज तो पूरी फौज नहीं, आज तो चंद लोग हैं, पूरी फौज इमरान खान के साथ है। उस वक्त पूरी फौज जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ थी। तो आपकी आईएसआई और जनरल जियाउल हक ने मिलकर कौसर नियाजी को उचक लिया, उसने पार्टी बना ली जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया जी, नई पार्टी बन गई। क्या हुआ उसका बेचारे का? इसी सदमे में मर गया वक्त से पहले वो। फिर हनीफ रामे को लिया, उसे लॉन्च किया, थू थू किया लोगों ने उसमें, वो भी वक्त से पहले मर गया इसी सदमे से, जो लान तान मिली उसे। जो भी इमरान खान से कटेगा उसे धोखा देगा, आने वाली नस्लों का वो मुजरम करार पाएगा। लिहाजा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। नाज़रीन इकराम, आपको उठना होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको मैदान में निकलना होगा। एक शख्स, जरा उसकी जिंदगी देखिए, कितनी ऐशो निशा से भरी जिंदगी वो इस मुल्क और कौम के लिए छोड़कर वहां पड़ा है। अंदर की खबर, मैं जब कहूं अंदर की खबर, तो अल्लाह उस खबर पे मेरा गवाह है। अंदर की खबर यह है कि वो पुख्ता से पुख्ता तर होता चला जा रहा है। वो ऐसे लगता है कि जैसे कैफ और वजद के आलम में, लुत्फ और ताफ के आलम में है। जो अज़ियतें उस पर गुजर रही हैं, वो आपको अज़ियतें लगती होंगी। उसे अज़ियतें देने वाले ये समझते हैं कि हम अज़ियतें दे रहे हैं, तोड़ेंगे से, तोड़ नहीं सकते। वो मजे में आता जा रहा है। नफी हो चुकी है उसकी, उसके अपने हाथों। वो खुदा के रंग में रंगा गया है सिबकतुल्लाह में। कमीना दुश्मन है ना उसका, उसके साथ वो कुछ जेल में किया जा रहा है कि कभी तो चीख पड़े, तो चीख तो नहीं। ये कहते हैं जी वो ये खा रहे, वो नहीं, अब खाना पीना भी उसने छोड़ दिया। ये से नहीं, भूख हड़ताल पे नहीं गया, वो भूख हड़ताल पे जाएगा, पूरी कौम भूख हड़ताल पे उतरेगी। ये भी होगा, ये भी होगा। ये डिब्बा फिल्म नहीं चलेगी। नाज़रीन इकराम, हाथ जमा रखिए, यकीन कीजिए मुझ पर, ये चलने वाला निजाम नहीं है। और एक बात और जहन में रखिए कि कोई जमहूरियत ममहूरियत नहीं होगी, इतनी लंबी चौड़ी ना जरूरत है इस कौम के मुजरमों को उनके कैफे किरदार तक पहुंचाने की। अगर इमरान खान ने कोई ढील की तो अवाम इंतकाम लेंगे इन लोगों से जो आज इस मुल्क और इस कौम के मुकद्दर के साथ खेल रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।